सभी को नमस्ते। ऑनरेबल डेप्यूटी कमिश्नर सर, ऑनरेबल असिस्टेंट कमिश्नर मैडम, आज के वर्कशॉप के हमारे कोर्स डायरेक्टर, रिसोर्स पर्सन साथी और जुड़े हुए जितने भी अध्यापक गण हैं, सादर नमस्कार। मुझे जो टॉपिक दिया गया है, कलेक्ट, एडिट एंड ऑर्गेनाइज फोटोज़ एंड वीडियोज़ ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, जितना मैंने अभी तक अपने स्तर पर काम किया है और जो जितना मैंने एक्सप्लोर किया है, उसके बेस पर एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो या हमारे पर्सनल कोई रिकॉर्ड हो फोटो और वीडियो फॉर्मेट में, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट शब्द से हमें ये अंदाज़ा नहीं लगाना है, हमें इनका एक व्यापक अर्थ समझना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि हमारे कोई पर्टिकुलर टॉपिक, सब्जेक्ट या विषय वस्तु के साथ जुड़ा हुआ कोई एक व्यापक अनुबंध या अनुसंधान या उनके साथ जुड़ा हुआ संबंध, कोई वो डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, वो आपके कोई डॉक्यूमेंट अलग अलग फॉर्मेट में भी हो सकता है, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है या पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट्स है, प्रेजेंटेशन से अलग अलग तरीके के, और फोटोज़ है, वीडियोज़ है, ऑडियो फॉर्मेट है। सबसे पहली बात मैं आपको प्रेजेंटेशन की ओर लेके चलता हूँ। कलेक्टिंग एंड एडिट एंड ऑर्गेनाइज फोटोज एंड वीडियोज ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। तो आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में जो डिजिटल वर्क है, जो टेक्निकल वर्क है, जो ऑनलाइन वर्क है, वो इतना बढ़ रहा है। बहुत सारी गतिविधियां हमें आदेश के रूप में मिलती है हेडक्वार्टर से, फिर रीजनल ऑफिस से, और रोज रोज गतिविधियां जुड़ती जाती है। जैसे कि मान लो कोई 2-4 एक्टिविटी अभी चल रही है, ऑनगोइंग चल रही है, कोई मंथली एक्टिविटी है, कोई वीकली एक्टिविटी है, जैसे कि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, स्वच्छता पखवाड़ा है, या फिर ये पोषण माह चल रहा है अभी फिलहाल, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो पूरे साल चलने वाला है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो पूरे साल चलने वाला है, उनकी एक्टिविटीज़ कैलेंडर हमें मिल गया है। आने के मंथली एक्टिविटीज़ भी हमें उनका रिकॉर्ड हमें भेजना रहता है। हमें ये वीकली एक्टिविटी, डेली एक्टिविटीज़ के भी कुछ शेड्यूल्स उसमें दिखाए गए हैं। तो ये गतिविधियाँ आती रहती है और नई नई गतिविधियाँ जुड़ती भी रहती है। जब कोई कंप्लीट होती है, कोई कंप्लीट नहीं होती, उस दौरान नई नई एक्टिविटी भी जुड़ती रहती है। तो ये सब जो गतिविधियों के साथ जुड़े हुए कुछ हम ज़रूरी बातें हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। खास करके जब हम बच्चों को कुछ टास्क देते हैं, बच्चों को कुछ काम देते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के संदर्भ में, तब बच्चों को कुछ चीज़ें हमें क्लियर करनी है। एक फॉर्मूला तैयार करना है, एक सीक्वेंस तैयार करनी है, बच्चों को ट्रेन करना है, बच्चों को सक्रिय करना है उस दिशा में कि भाई आपको जब विद्यालय या टीचर आपको कोई काम देते हैं कोई एक्टिविटी के संदर्भ में, तो आपको वो रिकॉर्ड को, वो एक्टिविटी को कैसे क्रिएट करना है। मतलब कि सबसे पहले है कि कंटेंट का निर्माण करना, जो भी मीडिया सामग्री है उनको निर्माण कैसे करेंगे, उनका क्रिएशन हमें कैसे करना है। कि मैं एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि टीचर ने बच्चों को बताया कि भाई ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आपको कुछ वीडियो भेजने हैं, उनको एक्टिविटी भी सजेस्ट की जाती है। अब ज़्यादातर बच्चों को ये आइडिया नहीं है, या पेरेंट्स की भी वो मदद लेते हैं, अपने फैमिली मेम्बर की भी मदद लेते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं रहता है कि हमें ये वीडियो लेना है तो क्या लेना कैसे है। वो बस फ़ोन को ऐसे हाथ में लिया, फ़ोन का लेंस भी साफ़ नहीं किया उन्होंने, और ये सीधा ऐसे फ़ोटो ले लिया, पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो ले लिया। वो कुछ अंदाज़ा भी उनको नहीं होता। कभी कभी ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती। उनको समझ में आना ज़रूरी है कि हमें ये एक्टिविटी के लिए हमें वीडियो या फोटोज़ भेजने हैं। देखो, मैं पर्टिकुलरली फ़ोटो और वीडियोज़ के ऊपर ही बताने वाला हूँ कि हम उस चीज़ को कैसे हम बच्चों से कलेक्ट करें, कैसे हम उनको फिर एडिट करें, कैसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम उनको ऑनलाइन मोड पर और ऑफलाइन मोड पर उनको ऑर्गेनाइज करके स्टोर करके रखें, और कैसे हमें उनको अलग अलग माध्यम पर हम शेयर कर सकते हैं। उस चीज़ के ऊपर मेरा ये पूरा सेशन रहेगा। और आप ध्यान से, आपके और से भी कोई सजेशंस हो, कोई सुझाव हो, आपके प्रश्न हो, तो आप ज़रूर बताना। सेशन के एंड में, मेरे सेशन के एंड में मैं ज़रूर से कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मैं ये बता रहा था कि बच्चों को हमें ये बताना ज़रूरी है कि कैसे हमें फ़ोटो वीडियोज़ लेने हैं, और फिर कैसे हमें टीचर और विद्यालय के साथ शेयर करने हैं। तो कुछ मैंने प्रयास किए थे इस संदर्भ में। जब नया नया लॉकडाउन शुरू हुआ था, ऑनलाइन क्लास शुरू हो गए थे, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, बहुत सारे काम हमारे लिए भी नए थे, बच्चों के लिए भी नए थे, बच्चे भी कन्फ्यूज़ थे, हम उनको काम देते थे, और बहुत सारे ऐसे सवाल थे। लेकिन जब कुछ समस्याएं आती है तो उसके साथ समाधान भी जुड़े हुए होते हैं। बस हमें उस दिशा में प्रयास करना है, एक प्रॉपर वे पर हमें ट्राई करनी है, और ज़रूर से समाधान मिलेंगे, रास्ते मिलेंगे, और कुछ अच्छा होगा ही, ज़रूर होगा। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चों से हम डाटा मंगवा रहे हैं, वीडियो या
ऑडियो या फिर फोटो फॉर्मेट में, वो प्रॉपर ढंग से वो ना कैप्चर कर पाते हैं कि ना वो शेयर कर पाते हैं। तो मुझे बस उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने टीचिंग पीरियड में जो हमें एक ऑनलाइन पीरियड के लिए एक टाइम टेबल था, उसमें जो हर एक क्लास और सेक्शन में मुझे पीरियड दिए गए थे, तो मैंने हर एक सेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड रख ही लिया कि इस पीरियड में मैं बच्चों को ये सिखाने वाला हूँ कि आपको ये काम दिया जाता है, ये एक्टिविटी आपको दी जाती है, आप घर से ये काम करते हैं, आप अपना वीडियो कैप्चर करते हैं या सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, तो वो किस तरीके से लेना है, आप फोटो का आप वीडियो का एंगल कैसा होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, आपका जो फोटो का मोड है वो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट क्या मोड पे होना चाहिए, आप जब वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आपको ऑडियो की क्वालिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए, कितनी दूरी पर आपका कैमरा होना चाहिए, ये छोटे छोटे बारीक बारीक जो चीज़ें होती है उनके ऊपर मैंने फोकस किया और बच्चों को ये सब मैंने सिखाई। इसी तरीके से फोटोज़ के ऊपर भी मैंने बातें जो ज़रूरी थी वो मैंने बताई है। क्योंकि देखो आप जानते हैं कि बच्चे बहुत एडवांस होते हैं टेक्नोलॉजी में, छोटे छोटे बच्चे भी इतने बड़े बड़े टास्क कर लेते हैं जो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम ये गलतफहमी रखनी ही नहीं चाहिए कि सर बच्चे ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ये हैवी टास्क इतने आसानी से कर लेते हैं, वो हैवी इतनी कॉम्प्लिकेटेड गेम्स भी खेल लेते हैं। मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो भी हैंडल कर सकते हैं अपने लेवल पर। मतलब कि बच्चे कर सकते हैं, उनको उचित डायरेक्शन पे हमें डाइवर्ट करना है, डायरेक्शन पे उनको हमें पहुंचाना है, उनको सक्रिय करना है, उनको गाइड करना है कि भाई विद्यालय स्तर की ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो एक्टिविटी के संदर्भ में आपको जो कोई काम दिए जाते हैं तो उस संदर्भ में आप जो भी वीडियो या फोटोज है वो इस तरीके से कैप्चर कर। सबसे पहला काम है कैप्चर करने का। वो वीडियो या फोटोज हमें भेजे उससे पहले का काम हमें उनको सौंप देना है कि बेटा आप अपने स्तर पर इतना कर लो। और ये सिर्फ मैं बात सिर्फ एकेडमिक एक्टिविटीज के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपका जो पर्सनल आपका रिकॉर्ड है उनको भी आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आप एडिट कर सकते हैं, कैसे एक अच्छे तरीके से आप अपने साथ अलग अलग मोड पर रख सकते हैं। जब बच्चे इतना कर लेंगे, इतना सीख लेंगे, फिर उनको बताना है कि आप अपने लेवल पर फोटो और वीडियो को एडिट करो। ऐसा नहीं है कि भाई आप फोटो खींच लिया, वीडियो ले लिया और जैसा है वैसा ही आपने भेज दिया। नो, ये आपको स्ट्रिक्टली बताना है कि थोड़ा बहुत बच्चा बेसिक तौर पर एडिटिंग भी सीख ले। एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी आप सजेस्ट करो, रेकमेंड करो, उनको आप गाइड करो कि आप इस तरह से सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, फिर मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, तो उनका वो उत्तम तरीके से उपयोग करें और अपने फोटोज और वीडियोज को बेहतर बनाए अपने स्तर पर। नेक्स्ट है कलेक्ट मीडिया फाइल्स थ्रू डिफरेंट ऑनलाइन मोड्स। अब होता ये है कि बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ को टीचर को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर देते हैं। अब वीडियो फोटोज़ है, व्हाट्सएप से आप शेयर करेंगे, फ़ोटो में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वीडियोज़ की क्वालिटी में, क्योंकि व्हाट्सएप उनको कंप्रेस कर देता है, उनका जो रेजोल्यूशन है वीडियो का वो ख़राब हो जाता है। और हम जो फिर अपने स्कूल लेवल पर जो टीचर है उनको प्रोसेस करना चाहते हैं, उनको एडिट करना चाहते हैं, एक मोड पर उनको सेव कर रखना चाहते हैं या फिर उनको शेयर करना चाहते हैं आगे के काम के लिए, तो फिर वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। तो फिर इस चीज़ के ऊपर मैंने ये काम किया कि बच्चों को मैंने बताया, उनको एक फॉर्मूला, एक कड़ी तैयार कर दी, एक सीक्वेंस तैयार कर दी कि आप जब अपना कंटेंट्स भेजेंगे तो किस तरीके से भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी टीचर को भेज दिया फिर टीचर वहाँ कोलैबोरेट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ कंफ्यूजन बढ़ जाता है। बहुत सारी एक्टिविटी है, टीचर इतने काम में बिजी है, इतना समय भी नहीं रहता है, और कुछ एक्टिविटी इतनी त्वरित आती है और उनके जो रिपोर्ट भी है इतने जल्दी मांगे जाते हैं। और आजकल का समय ये है कि सिर्फ आप उनका रिपोर्ट लिख कर या ड्राफ्ट करके भेज दो, इससे काम नहीं चलेगा। आपको सपोर्टिंग मीडिया भी भेजना पड़ता है, आपको फोटो भेजने पड़ते हैं, वीडियो भी मांगे जाते हैं। अब आपके पास वो तैयार नहीं है, अब इतने कम समय में आपको इतना सारा काम करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर फॉर्मूला होना चाहिए। और फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, आप प्रयास जरूर करें और बहुत ही सक्सेसफुल हो, बहुत इजी है। और ये फॉर्मूला एक काम को आसान बना देता है। शुरुआत में थोड़ा आपको मुश्किल लगे कि भाई मुझे तो ये काम करना ठीक नहीं लगता, आशा कि ये काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है, शुरुआत में ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप उस चीज में एक्सप्लोर होते जाएंगे, एक्सप्लोर करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो नए नए आइडियाज भी आपको मिलते जाएंगे। और बेसिक तौर पर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे, होगा, फिर आप ऐसे करते करते एडवांस तौर पर भी काम करना शुरू कर देंगे। तो अब बात आती है कलेक्ट मीडिया फाइल्स थ्रू डिफरेंट ऑनलाइन मोड्स। तो बच्चों को मैंने बता दिया था, मैंने कुछ फॉर्म भी क्रिएट करके रख दिए थे कि भाई ये एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी का मैंने गूगल फॉर्म बनाया है, ये गूगल फॉर्म की लिंक मैं शेयर कर देता हूँ गूगल क्लासरूम में या फिर उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, वो लिंक में शेयर कर देता हूँ। वो बच्चे
तुरंत जैसे ही उन ऊपर टाइटल आ जाता है कि भाई ये गूगल फॉर्म है, ये एक्टिविटी रिलेटेड है, तुरंत गूगल फॉर्म खुलेंगे, अपनी जो भी डिटेल्स है बेसिक डिटेल्स वो भरेंगे और फिर वहां पर अटैचमेंट का ऑप्शन आएगा, वहां पर अपनी जो भी वीडियो है या फोटो है वो अटैच कर दे और सबमिट कर देंगे। वो तुरंत हमारे यहाँ के जो स्कूल के जो गूगल ड्राइव है उसमें वो जो डाटा है वो एक अपने आप ही स्वतः ही अरेंज हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाएगा। फिर यहाँ कोई परेशानी नहीं, व्हाट्सएप में मुझे ढूंढना है, व्हाट्सएप में मैंने डाउनलोड कर लिया, फिर व्हाट्सएप से मुझे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है, फिर उनको प्रोसेस करना है, कोई झंझट नहीं रहेगी क्योंकि हमारे सिस्टम में वो आ गया, ऑर्गेनाइज तरीके से अपने आप ही सेट हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत समय समय पर विद्यालय अध्यापक द्वारा सूचित विभिन्न गतिविधियों को अलग अलग डिजिटल फॉर्म में कैसे निर्मित करे एवं आवश्यकता अनुसार बेसिक तौर पर एडिटिंग कर सके। तो ये चीजें आपको बतानी है कि बच्चे को फोटो और वीडियो को कैसे कैप्चर करना है और कैसे उनको एडिट करना है, बेसिक तौर पर उनको आप ट्रेन करें। विद्यालय ऐसी कड़ी या फॉर्मूला तैयार करे जिससे विद्यार्थी उत्तम क्वालिटी के साथ मीडिया सामग्री विद्यालय से शेयर कर सके एवं प्राप्त सामग्री का सुव्यवस्थित तरीके से स्वतः डिजिटल बैकअप तैयार हो सके। जैसे मैंने बताया कि बच्चे आपको सामग्री भेजेंगे, गूगल फॉर्म के माध्यम से भी भेज सकते हैं, वो अपना एक ड्राइव लिंक क्रिएट कर सकते, ड्राइव में अपलोड करके उनकी लिंक भी शेयर कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे कि एक बार ईबीएसबी की हमारी जो पूरी साल की एक्टिविटी है, हमें पूरा कैलेंडर मिल गया है कि भाई पूरे साल की इतनी इतनी एक्टिविटी, उसमें मंथली एक्टिविटी भी है, वीकली एक्टिविटी भी है। तो अब इतनी सारी गतिविधियों के रिकॉर्ड फोटो और वीडियोस को हम बच्चों से मंगवाना है। मैंने एक फॉर्मूला एक तैयार किया है, मैं आपको वहां पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये है आपके सामने, मैंने इसे गूगल फॉर्म तैयार किया है, आप देख सकते हो। ईबीएसबी सितंबर 2021 ऐसे करके अप्रैल से लेकर सितंबर तक, आज सितंबर तक मैंने ये अलग अलग, मुझे क्या करना है, मैंने सिर्फ अप्रैल का एक फॉर्म बनाया, फिर अप्रैल की एक्टिविटी सबमिट हो गई, बच्चों ने सबमिट कर दी गूगल फॉर्म के माध्यम से, फिर वही चीज को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, वही फॉर्म को मैं कॉपी में कर रहा हूँ, उनकी कॉपी कर देता हूँ, तो ऐसा ही सेम उनकी कॉपी बन जाएगी फॉर्म की। फिर उनको कुछ चेंज करने हैं, जैसे कि ईबीएसबी एक्टिविटी अप्रैल में मई है, जून है, जुलाई है, वैसे एक ही फॉर्मूला में ये काम तो चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म मैंने इस तरीके से बनाया है कि सबसे पहले बच्चों के सामने वो एक्टिविटी का कैलेंडर आ जाए, क्या क्या गतिविधि उनको करनी है, उनका पूरा सेटअप उनके सामने आ गया है, पूरा प्लानिंग उनको समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को हम इंफॉर्मेशन तो दे देते हैं लेकिन बच्चा कुछ समय के बाद भूल जाता है, अब वो ढूंढने लगता है, फिर वो टीचर को पूछता है कि मैम हमें ये क्या करना है, इसमें क्या करना है। तो बेसिक चीजें आप अपने गूगल फॉर्म में ही बता सकते हैं। देखो गूगल फॉर्म में आप पीडीएफ को इस तरह से आप अटैच नहीं कर सकते, तो मैंने क्या था, पीडीएफ को मैंने जेपीजी में कन्वर्ट करके उसको यहाँ पर मैंने मतलब अटैच किया हुआ है। तो जैसे ही बच्चे फॉर्म खोलेंगे, इसके सामने ईबीएसबी प्लानर 2021-22 आ जाएगा, ये करीब 3 पेज में है, वो देख लेंगे, उनके रिलेवेंट जो एक्टिविटी है बच्चे सिलेक्ट कर लेंगे, समझ जाएंगे, फिर वो अपना जो भी एक्टिविटीज को तैयार कर लेंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट ऑब्लिक टीचर, यानी कि बच्चों के बिहाफ में टीचर भी अपनी एक्टिविटीज को वीडियो या फोटोज को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ये फॉर्म सिर्फ वीडियो और फोटोज के लिए नहीं है, बाद में वीडियो और फोटो के बारे में कर रहा हूँ, लेकिन फॉर्म में हर एक प्रकार के जो डिजिटल फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, जैसे फोटो, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स है, प्रेजेंटेशन है, और फिर कोई पेंटिंग्स है, कर सकते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट, डिजिग्नेशन ऑब्लिक क्लास एंड सेक्शन, नेम ऑफ एक्टिविटी, तो नेम ऑफ एक्टिविटी में बच्चा यहाँ से एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेगा, ये फॉर्म से कौन सी एक्टिविटी को कर रहा है वो एक्टिविटी को यहाँ टाइप कर देगा नीचे। और सबसे लास्ट में क्या, अपलोड एक्टिविटी कंटेंट फाइल अप टू 100 MB। अब देखो सवाल ये आता है कि बच्चे और हम भी जानते हैं कि आजकल ज़्यादातर हम अपने स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं फ़ोटो कैप्चर करने में और वीडियो रिकॉर्डिंग करने में। अब जानते हैं कि हाई रेजोल्यूशन 3-3, 4-4 कैमरा वाले, इतने मेगापिक्सल वाले कैमरा, हम यदि मान लो 2 से 3 मिनट का भी वीडियो ले लेते हैं तो करीब अंदाज मान लो आप 2 GB तक ये वीडियो खर्च कर लेगा, इतना डाटा उनका हो जाएगा। तो इतना बड़ी साइज वाला वीडियो क्या आप 100 MB में भेज सकते हैं? तो वहाँ एक और दूसरा भी ऑप्शन है कि आपको सेम क्वालिटी में, ओरिजिनल क्वालिटी में वीडियो बच्चों से मंगवाना है। कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब एक बार श्रेष्ठ भारत की जब स्कूल लेवल की कॉम्पिटिशन शुरू हुई थी, तो मैंने ऑडिशन के लिए बच्चों से वीडियो मंगवाए थे। मैंने कहा था कि आप वीडियोज को अपने गूगल ड्राइव में अपलोड करो और उनकी लिंक मुझे भेज दो, एक्सेसिबल लिंक भेज दो, परमिशन वाली लिंक मुझे भेज दो। तो इस तरीके से
वो वीडियो मुझे मिल गए, फिर मैंने वीडियो को डाउनलोड कर लिया, फिर बच्चे अपने अकाउंट से वो डिलीट भले कर दे, अपने ड्राइव से भले डिलीट कर दे, एक बार डाउनलोड हो गया वो मीडिया फिर हम उनको प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि एडिटिंग करने के लिए हमें वो वीडियो कंटेंट या फोटोज को डाउनलोड करना ज़रूरी है। जो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो फिर शायद हम एडिट भी नहीं कर पाएंगे। तो बात ये बता रहा था कि वीडियो हम देखो दूसरे फॉर्मेट की बात अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फोटो और बाकी जो फॉर्मेट है, फिर ये जो पीपीटी है या डॉक्यूमेंट्स है, उनमें ज़्यादा साइज का प्रॉब्लम नहीं होता, वो आप व्हाट्सएप से भी शेयर कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा दिक्कत तो वीडियो फॉर्मेट में आती है, और वीडियो फॉर्मेट 100 MB के अंदर, मान लो 4 से 5 मिनट का कोई एक वीडियो बच्चे ने अपने घर पे कैप्चर किया है, उसको थोड़ा प्रोसेस भी कर लिया, थोड़ा कंप्रेस भी कर लिया, तो मैं नहीं मानता कि 100 MB वाला, वो 2 GB वाला वीडियो 100 MB में आकर इतना खराब हो जाएगा। जितना खराब वो व्हाट्सएप पे आके होता है, उनका रेजोल्यूशन डाउन हो जाता है, उतना तो बिल्कुल नहीं होगा। 180 से 100 MB तक वो वीडियो का रेजोल्यूशन रहेगा, वो उनकी साइज रहेगी, तो उनका जो क्वालिटी है वो इतना खराब भी नहीं होता है। तो 100 MB का मैंने सेट करके रखा था। फिर वापस आते हैं हम प्रेजेंटेशन पर। फिर दूसरा माध्यम है, एक तो ये मैंने बताया कि आप फॉर्म के माध्यम से बच्चों को बचाओ, एक फॉर्मूला तैयार कर लो, दूसरा है आप गूगल ड्राइव। क्योंकि ये जो है मैं रेकमेंड इसलिए कर रहा हूँ कि ये ट्रस्टेड है, हम भरोसा कर सकते हैं गूगल की सर्विस पर, है ना। हो सकता है कि कोई टेक्निकल एरर वहाँ पर भी आ जाए, लेकिन भरोसा करने लायक ज़्यादातर चीज़ें अभी रही नहीं। बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं, हमें सावधानी बहुत बरतनी है, क्योंकि डाटा चोरी होना और अभी आम बात हो गई है, इन्फॉर्मेशन निकाल कर फ्रॉड होना भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भरोसेमंद जो पार्टीज़ है, जो सर्विस है, उनका ही हमें प्रयोग करना है। तो उसके लिए गूगल फॉर्म है, गूगल की जो सर्विसेज है, फिर माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज आप ले सकते हैं। और EBSB डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने बताया था कि चलो आप मान लो कि बच्चों का 5 GB का वीडियो है, आपको वही साइज में, वही ओरिजिनल क्वालिटी में आपको चाहिए, तो बच्चा अपना वीडियो गूगल ड्राइव में अपलोड करे और उनकी एक्सेसिबल लिंक शेयर कर दे, यहाँ पर हम उनको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर बच्चा भले ही वहाँ से अपने लेवल पर उनको डिलीट कर दे। तो ये एक दूसरी बात थी। अब बात करते हैं फोटो एडिटिंग के संदर्भ में। विद्यालय की गतिविधियां हो, अपने व्यक्तिगत फोटोज हो, या फिर एकेडमिक बच्चों के द्वारा लिए गए फोटोज हो, उसमें कुछ हमें कहीं कहीं थोड़ा काम करने की ज़रूरत रहती है। तो फोटो एडिटिंग के लिए जो मैं रेकमेंड करता हूँ, जो मैं खुद यूज़ भी करता हूँ, है पिकासा PC सॉफ्टवेयर। पिकासा सॉफ्टवेयर गूगल का ही प्रोडक्ट है, फिलहाल इतना प्रचलित नहीं है जो पहले था, क्योंकि कुछ सर्विस उन्होंने हटा दी गूगल वालों ने। तो पिकासा PC सॉफ्टवेयर का आप बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकते हैं। उनके जो अलग अलग फिल्टर्स है, उनको क्रॉपिंग करना है, उनको रिसाइज करना है, या उनका कॉलाज बनाना है, अलग अलग फोटो का कॉलाज बनाना है, फिर आपको उनका एक मतलब स्लाइडर बनाना है, तो आप पिकासा PC सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं जल्दी में इसलिए ले रहा हूँ कि समय की हमारी एक लिमिटेशंस भी है, और एक चीज़ों को समझने के लिए हमें समय चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर मैं कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बारे में आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें छूट रही है, कुछ चीज़ें कवर हो रही है, तो कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो जहाँ महत्वपूर्ण जितना भी मुझे लगेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो पिकासा PC सॉफ्टवेयर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्नैपसीड ऐप, जो स्नैपसीड भी गूगल की तरफ से है, तो वो एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। उनका वेब सॉफ्टवेयर या वेब सर्विस नहीं है स्नैपसीड की, तो ये एकदम फ्री है, उनकी सर्विस ले सकते हैं। नेक्स्ट है कैनवा वेब और ऐप, तो एप्लीकेशन भी है, वेब सर्विस भी है इनकी। तो मैं यहाँ पर आपको वेब कैनवा के कुछ फीचर्स आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिस पर मैंने काम किया है। और आप में से कई लोग ये कैनवा के ऊपर काम करते भी होंगे। आपने देखा होगा कि जो ये वर्कशॉप चल रहा है, वर्कशॉप का जो इनविटेशन कार्ड है वो मैंने बनाया था, और ये मैंने इसी पर ही बनाया है। तो यहाँ आप फोटो एडिट भी कर सकते हैं। कोई खास मौके पर आप कुछ फोटोज़ को अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रारूप में ले सकते हैं। यहाँ आप MP4 स्टाइल में भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको मैं ये जो प्रेजेंटेशन है आपको MP4 मोड में भी मिला होगा। तो इस तरीके से डिजिटल मोड में भी आप अपना जो कोई भी काम है वो, तो कैनवा आप ज़रूर यूज़ करना, बहुत ही मतलब उपयोगी है। कैनवा की कुछ सर्विसेज है जो एकदम फ्री है, तो फ्री सर्विस से ही आपका काम चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है आप अपनी पेड वर्जन ले। ओके, बहुत सारे ऐसे फीचर है जो आपको फ्री में मिलते हैं, आप बेहतरीन तरीके से कैनवा का भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट गूगल फोटोज़ की वेब सर्विस भी है, गूगल फोटोज़ की एप्लीकेशंस भी है, और फ़ोटो एडिटिंग है, या फिर फ़ोटो ऑनलाइन स्टोर करने की जो दिशा में मुझे लगा, तो वो गूगल फोटोज़ है।
तो उसमें हम फ़ोटो ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, उनको क्लाउड स्टोरेज पर उनको सेव भी कर सकते हैं, फ़ोटोज़ का अलग अलग एल्बम भी बना सकते हैं, और इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, उनके फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। तो वो आगे हम देखेंगे कि गूगल फ़ोटोज़ की सर्विस हम कैसे ले सकते हैं, कैसे उसमें हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कुछ रिकमेंडेशन दिए हुए हैं, कुछ सजेस्ट किए हैं कि फ़ोटो एडिटिंग एप्स फॉर आईफोन एंड एंड्रॉयड। इसके अलावा जो कुछ बेस्ट मुझे लगी, जो मैंने काम किए भी हुए हैं, वो एप्लीकेशन मैंने आपको सजेस्ट की है, रेकमेंड की है। ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आपको ये जितना भी हमारा जो वर्कशॉप का जो काम है उनके साथ कोलैबोरेट होकर इनका एक जो बुकलेट है, जो भी है डिजिटल फॉर्मेट जो भी बनेगा वो सबको शेयर किया जाएगा वो आगे। तो बेस्ट 8 फ्री एंड ओपन सोर्स फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स जो भी सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर है या वेब सर्विसेज है, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। मैं बीच में एक मुझे चीज़ याद आ गई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ोटो एडिट करने के संदर्भ में कई लोग वेब सर्विसेज का यूज़ करते हैं कि भाई चलो PDF टू फोटोज़ कन्वर्टर, फोटोज़ टू PDF कन्वर्टर। तो ये बहुत ही रिस्की है, ये सेवाओं का आप उपयोग मत करें, क्योंकि यहाँ पर आपके जो भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है और मिसयूज़ हो सकता है। तो आप जो इनबिल्ट हमारे कंप्यूटर के अंदर ही कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जो एक्सटेंशंस हैं, टूल्स हैं, उनका आप उपयोग करके जो काम है वो आसानी से कर सकते हैं। मैं बताने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट है यूज़ इनबिल्ट पीसी टूल्स एंड एक्सेसरीज। जैसे कि आपकी जो कंप्यूटर है उसके अंदर ही इनबिल्ट बहुत सारी सेवाएं हैं, जो टूल्स हैं, एक्सेसरीज है, जैसे कि पेंट है, स्नैप स्केच, इसी से आप जो उनको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पेंट में आप कुछ बेसिक तौर पर अपना एडिटिंग कर सकते हो, कुछ आप कैप्शंस डाल सकते हो, या फिर फोटोज़ की साइज़ आप कम कर सकते हो। नेक्स्ट है यूज़ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, जो आप उपयोग करके अपने फ़ोटो एडिटिंग के लिए उसको काम में ला सकते हो। जैसे कि MS स्वे, जी आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो, अभी जो आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ वो MS माइक्रोसॉफ्ट स्वे की सर्विस से है। आप आगे देखेंगे किस तरीके से एक अलग तरीके से, एक अलग मतलब इनका एक इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट स्वे की सर्विस है ये। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग, वर्ड डॉक्यूमेंट, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंतर्गत भी आप फोटो को कुछ तौर पर एडिट कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट का भी आप यूज़ करके फोटोज़ को एडिट कर सकते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी सेवाएं हैं, आप ले सकते हैं। यूज़ गूगल क्रोम टूल्स एंड एक्सटेंशन। गूगल क्रोम के बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं और एक्सटेंशंस हैं, उनका भी आप उपयोग करके आप फोटो को एडिट कर सकते हो और उस पर कुछ प्रोसेस कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, फोटो स्टोरेज इन गूगल फोटोज़। जो बात कर रहा था गूगल फोटोज़ कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में, जब हमारे पास एक स्टोरेज की लिमिटेशन होती है। हमारे पास ऑफलाइन स्टोरेज है, लेकिन जैसे विकास सर ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि ऑफलाइन स्टोरेज के बहुत सारे रिस्क भी है। तो जो क्लाउड बैकअप है वो बहुत तरीके से फ़ायदेमंद रहता है। तो फोटोज़ को क्लाउड ऑनलाइन तरीके से हमें स्टोर करना है, तो और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से। ऐसा नहीं कि फ़ोटो को हमने अपलोड कर दिया और हो गया काम, ऐसे नहीं है कि हमें इनके रिपोर्ट भी भेजने हैं। हमारी विद्यालय का गूगल फोटोज़ अकाउंट, अब आप देख सकते हैं कि गूगल की जो सर्विसेज है, एक ही लॉगिन और पासवर्ड से आप गूगल फोटोज़, जीमेल, फिर बहुत सारी अलग अलग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, एक ही आईडी के अंतर्गत आप इतनी सारी सेवाएं ले सकते हैं। ओके, तो अभी गूगल फोटोज़ है, जो जितनी भी एक्टिविटी हमारे विद्यालय स्तर पर होती है उनके फ़ोटोज़ यहाँ पर अपलोड किए गए हैं। फिर हर एक फ़ोटो को अलग अलग एल्बम में, एक्टिविटी वाइज अलग अलग एल्बम में हमने उनको ऑर्गेनाइज किए हैं। आप देख सकते हैं कि एक शिक्षक पर्व का मैं आपको एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें फ़ोटो अपलोड करने हैं और कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। आप पहले देख लीजिए। जैसे ये शिक्षक पर्व के अनुसंधान में हमने कुछ एक्टिविटीज़ की थी, उनके फ़ोटोज़ है आपके सामने गूगल फोटोज़ में, हमारे अकाउंट में। और ये आप टाइटल देख सकते हैं शिक्षक पर्व का। नीचे आप देखते हैं, आप लोकेशन भी डाल सकते हैं जो फोटोज़ एल्बम है उसमें। ड्राफ्टिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे आप एडिट में जाएंगे, यहाँ आपको बता रहा हूँ ऑप्शन एडिट एल्बम। तो यहाँ पर आप लोकेशन के साथ अपना जो ड्राफ्टिंग है, प्रोग्राम के अनुसंधान में कुछ आपने लिखा है, तो वहाँ पर ये भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। और गूगल फोटोज़ का फ़ायदा ये है कि आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिल रहा है। मतलब कि आपको उसके लिए गूगल का जो स्टोरेज है उनका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए कुछ अलग कंडीशंस है, जैसे कि आप ओरिजिनल क्वालिटी में फ़ोटो स्टोर करना चाहते हैं गूगल फोटोज़ में, तो आपका जो गूगल का जो 15 GB का लिमिट रहता है हर एक अकाउंट में, उसमें से वो डाटा खर्च होगा। लेकिन
आप हाई रेजोल्यूशन वाला जो फोटो का जो क्वालिटी है वो भी आप रख सकते हैं। एक बेसिक तौर पर फोटोज को आप सेव करके रख सकते हैं, उनकी क्वालिटी बेहतरीन रहती है कि आप जैसे फोटो देख ही रहे हैं, ये अनलिमिटेड हमारे स्कूल के हजारों फोटोज हैं, हजारों फोटो, इनकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फोटोज को कैसे अपलोड करना वो मैं आपको बताना हूँ। गूगल में जाओ, गूगल करो आप, और यहाँ पर आप ये जो 9 डॉट है वहाँ पर भी आप ले सकते हो, गूगल फोटो सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर सर्च बार में भी गूगल फोटोज आप टाइप कर सकते हो। गूगल फोटोज ने पर आपने क्लिक कर दिया। अब जो आप नए नए काम कर रहे हैं, आप सर्विस नए तरीके से ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको फोटो यहाँ कोई अपियर ना हो, क्योंकि ये तो पहले से ही हमने विद्यालय के फोटोज अपलोड करके रखे, इसलिए यहाँ शो हो रहे हैं। ठीक है, फिर आप पहली बार कर रहे हैं काम तो ये ब्लैंक होगा पूरा गूगल फोटोज का। तो आपको फोटो अपलोड कैसे करने हैं, तो फोटोज को जब फोटो अपलोड करना उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो भी एक्टिविटीज के फोटोज है, वो बच्चों से घर से काम किए हुए फोटोज हो या स्कूल की एक्टिविटीज के फोटो, पहले तो मैं छांट लेता हूँ कि भाई इतने सारे फोटोज हैं, हम तो फोटो क्लिक करते रहते हैं, लेकिन ज़रूरी जितने फोटो है जो मतलब सिलेक्टेड फोटो है उनको ही मैं प्रोसेस करके, जहाँ लगता है कि यहाँ एडिटिंग करने की ज़रूरत है, यहाँ मुझे कोलाज बनाने की ज़रूरत है, कहीं पर हम कोई प्रेस में देते हैं कुछ फ़ोटोज़ को, तो हम सिर्फ एक फ़ोटोज़ को हम नहीं भेज सकते, तो उसके लिए हम एक फ़ोटो कोलाज करना भी ज़रूरी है और ड्राफ्टिंग भी ज़रूरी है। तो उस तरीके से मैं और एडिट करके फिर मैं अपलोड करता हूँ। तो अपलोड करने के लिए आपको यह देख सकते हैं, क्रसर में ये लेके आया हूँ, यहाँ पर ऑप्शन है अपलोड करने का। तो यहाँ कंप्यूटर से आप, कंप्यूटर से रिलेटेड गूगल ड्राइव से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं फ़ोटोज़ को, लेकिन वो दूसरी चीज़ है, मैं उस संदर्भ में बात नहीं करूँगा। कंप्यूटर से आप फ़ोटो ले रहे हो तो आप ड्रैग भी कर सकते हो, कोई भी कंप्यूटर के फोल्डर से आप फ़ोटो को सिलेक्ट करके गूगल के ये जो ब्राउज़र है गूगल फोटोज़ का, वहाँ पर आप ड्रैग भी कर सकते हो। लेकिन ईजी तरीका ये है कि आप अपलोड वाले आइकन पे जाओ, वहाँ क्लिक करो, कंप्यूटर सिलेक्ट करो, फिर आप अपने कंप्यूटर के जो फाइल एक्सप्लोरर है वहाँ से आप लोकेशन सिलेक्ट करो कि भाई फ़ोटोज़ कहाँ पड़े हुए हैं, कहाँ से आपको फ़ोटोज़ लेने हैं। तो मैं 2-3 फ़ोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, अपलोड करने के लिए। 3 फोटो यहाँ पर सिलेक्ट किए, पूरा फोल्डर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ अपलोड हो रही है, प्रोसेस चल रही है अपलोडिंग टू। अब ये फोटोज अपलोड हो गई है, नोटिफिकेशन आ गया है, आप सब सामने देख सकते हैं, फ्लैश हो गया है कि 3 आइटम्स अपलोडेड। तो नीचे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन आते हैं, शेयर एल्बम, जैसे फोटो अपलोड में आप डायरेक्ट शेयर करना चाहते हो तो डायरेक्ट ये जो 3 फोटो अपलोड हुए और शेयर हो जाएंगे, तुरंत आपको लिंक मिल जाएगी, जनरेट हो जाएगी, आपको अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं, झंझट ही नहीं है। अब ऐड टू एल्बम, आपको एल्बम में ऐड करना है, क्योंकि एक्टिविटीज जिस संदर्भ में है वो एक्टिविटी को आपको ऐड करना। आप चाहो, मान लो कि कोई स्वच्छता पखवाड़ा के अनुसंधान में आपने ये फोटो खींचे हैं और स्वच्छता पखवाड़ा के पिछले भी कुछ एक्टिविटी के फोटो हमने अपलोड किए हुए हैं, तो आप चाहो तो उनको प्रीवियस एल्बम में भी सिलेक्ट करके उसमें भी डाल सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक फोटोज आप मतलब एक साथ अलग अलग फोटोज आप अपलोड करो अलग अलग समय पर, तो उनके लिए अलग अलग एल्बम बनाना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप प्रीवियस एल्बम में भी उनको ऐड कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू एल्बम। तो न्यू एल्बम पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए EBSB है, एक टाइटल दे दीजिए जो भी एक्टिविटी उनके अनुसंधान में। फिर यहाँ पर आप फोटो और भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं ऐड फोटोज के अंतर्गत। फिर यहाँ पर है ऐड टेक्स्ट, तो आप ये एक्टिविटी के संदर्भ में कोई ड्राफ्टिंग है, कुछ रिटर्न मटेरियल है, वो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है लोकेशन, आप चाहे तो अपने विद्यालय का लोकेशन भी यहाँ डाल सकते हैं। ये हमारे विद्यालय का लोकेशन आ गया। अब मैंने इनको यहाँ पर ओके कर दिया, डन कर दिया। अब ये डन हो गया, अब मतलब एक एल्बम बन गया है। अब मुझे कुछ फोटो को एडिट करना है, मुझे ज़रूरत है कि मैं उस फोटो को एडिट करूँ। तो मान लो मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट किया, ये है, फिर यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाता है, क्रॉपिंग का ऑप्शन भी है, इनको आप रोटेट भी कर सकते हो, इतने अलग अलग फिल्टर्स भी है आप यूज़ कर सकते हो। फिर आप डन कर लो। एल्बम में से कोई पर्टिकुलर फोटो, इतने सारे फोटोज है, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर फोटो वो जो एल्बम है उनका एक कवर पेज हम बना के रखें। तो मान लो कि आपने कोई एक फोटो सिलेक्ट करना है, जो फोटो को आप कवर पेज बनाना चाहते हो फोटो को आप सिलेक्ट करो, और ये थ्री डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर आप क्लिक करो और यहाँ पर आप नीचे जाओ तो थर्ड लास्ट ऑप्शन है यूज एज एल्बम कवर। तो ये फोटो को आप एल्बम
कवर के रूप में यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, फोटोज़ को आप स्लाइड भी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड ओरिजिनल साइज भी कर सकते हो, ऐड टू एल्बम भी कर सकते हो। दूसरे एल्बम में भी ये फोटो को आपको सिलेक्ट मतलब ऐड करना है तो भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक फोटो एक ही एल्बम में रह सकता है, नहीं नहीं, अलग अलग। मान लो कि कोई एक फोटो पर्टिकुलर फोटो है, 2-3 एक्टिविटी एल्बम के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, लिंक्ड है, तो आप उनको उनके साथ ऐड कर सकते हो, ऐड शेयर एल्बम। तो जो आपने ऑलरेडी एल्बम को शेयर कर दिया है उनके साथ भी आप बाद में ये फोटो को ऐड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। और जैसे कि मैंने यूज एज एल्बम कवर, इनको रिमूव भी आप कर सकते हो बाद में। टाइमलाइन के ऑर्डर के हिसाब से सबसे ऊपर ये एल्बम आना चाहिए। मैं बता दूं कि जो फोटोज का जो ओरिजिनल टाइमिंग है, जो बाय डिफॉल्ट टाइमिंग है या डेट है, उसके अकॉर्डिंग एल्बम बनेगा। ओके, तो ये जो फोटो है इतने समय पुराने हैं इसलिए ये एल्बम है, ये क्रम पे आ गया है, वरना ये पहले क्रम पे होता। लेटेस्ट फोटो होता तो ये एल्बम भी लेटेस्ट फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाता। तो आप ये देख सकते हैं। फिर बहुत सारे से फीचर है कि आप अपने साथियों को ये कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। तो ये है गूगल फोटोज की कुछ सर्विसेज। और देख सकते हैं हजारों फोटो अलग अलग एक्टिविटीज़ के, हमारे स्कूल लेवल की एक्टिविटीज़ है, बच्चों के द्वारा ऑनलाइन जो काम किया गया है उनकी जो फोटोज़ है। यहाँ आप वीडियो भी, छोटे छोटे वीडियो भी लगा सकते हो। फोटो गूगल फोटोज में आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वीडियो का इतना ज़्यादा काम यहाँ पर होगा, इसलिए ज़रूरी सिर्फ फोटो के लिए आप इनको रख सकते हो। वीडियो एडिटिंग के ऊपर हम आते हैं। तो बच्चे बेसिक तौर पर अपना वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे काम हम स्कूल पर भी करते हैं, जो टीचर करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो वो अलग अलग एक्टिविटीज़ के वीडियोस को हमें एडिट करना होता है। ऐसा नहीं है कि वीडियो कर लिया, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस की उसमें ज़रूरत होती है, एडिटिंग की ज़रूरत होती है। सो वीडियो एडिटिंग के लिए जो मैं रेकमेंड करता हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ, एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ, वो आपके सामने है। विंडोज़ वीडियो एडिटर। मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ। ये जो पत्ते गिर रहे हैं वो वीडियो एडिटर का अलग अलग फीचर्स है, उस तरह से मैंने इसको ऐड किया हुआ है। ऐसी अलग अलग टाइप के आप इफेक्ट भी डाल सकते हैं। शॉर्टकट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कई सारे साथियों ने ये वीडियो देखा भी होगा। आज सारा विश्व कोरोना की महामारी तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था दूसरे सॉफ्टवेयर में, तो मैंने ये ट्राई किया। इन शॉर्ट, मैं ये जो एप्लीकेशन है उनका बहुत ही ज़्यादा उपयोग करता हूँ, और मैं आगे दिखाऊंगा कि इतने सारे जो हमारे स्कूल के वीडियोस है उसमें ज़्यादातर यही एप्लीकेशन का उपयोग हुआ है। इन शॉर्ट, मोबाइल एप्लीकेशन है, इनका सॉफ्टवेयर नहीं है या वेब सर्विस नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। संस्कृत सभी भाषाओं का मूल है। संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी मानी गई है। फिर फिल्मोरा। फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के द्वारा लिया गया, मतलब एडिट किया गया ये वीडियो है, आपके सामने आप देख रहे हैं जो। अब OBS स्टूडियो तो अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, जो अभी हमारा सेशन चल रहा है, तो OBS स्टूडियो से भी मैंने बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स लिए हुए हैं। ये एडिटिंग के लिए नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लाइव मतलब ऑनलाइन हम वर्चुअल मोड पे करवाते हैं, उनका भी हम वीडियो रिकॉर्डिंग OBS स्टूडियो से ले सकते हैं, और फिर उनको अलग अलग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के माध्यम में एडिट कर सकते हैं। तो उनका एक डेमोस्ट्रेशन में आपको दिखा रहा हूं। ये है हमारे स्कूल की एक्टिविटी, नेशनल स्पोर्ट्स डे। To convert the ball into goal, it is set. फिर है GoPro। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो स्टोरेज इन यूट्यूब। अब इतने सारे वीडियोस अलग अलग एक्टिविटीज़ के हमारे पास रहते हैं, बच्चों के द्वारा मिलते हैं, स्कूल की एक्टिविटीज़ के वीडियोस है। अब इतने सारे वीडियोस इकट्ठा हो जाएंगे, हम ऑफलाइन स्टोरेज में भी रखेंगे, उनकी भी एक लिमिट होती है। तो देखो, ऑफलाइन स्टोरेज में भी एक बैकअप रखना ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जितने भी कंटेंट्स हैं उनको हम ऑनलाइन स्टोरेज पर, क्लाउड स्टोरेज पर ही उनको अपलोड कर दें। नहीं नहीं, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर हमें बैकअप रखना चाहिए, फ़ोटो हो, वीडियो हो, या फिर डॉक्यूमेंट्स भी हो। लेकिन
ज़रूरी ये है कि भाई जो ऑफलाइन जो मोड है उसमें कुछ रिस्क भी है, तो हमें ऑनलाइन मोड पर जो हमारे लिए सुविधाजनक है शेयर करने के लिए भी, और कभी भी हम उनको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, तो यूट्यूब है वो बेस्ट माध्यम है। कई लोग क्या करते हैं कि गूगल ड्राइव में अपने जो इम्पोर्टेंट वीडियो है उनको सेव करते हैं, लेकिन यूट्यूब में आप ड्राइव में आप वीडियो सेव करते हो तो वहाँ एक दिक्कत ये आती है कि जो आपका ड्राइव का स्टोरेज है वो खर्च होता है, 15 GB तो खर्च है। फिर क्या करते हैं, अलग अलग अकाउंट बनाना, फिर आपको अलग स्टोरेज, ज़्यादा स्टोरेज के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये झंझट से मुक्त होने के लिए आप यूट्यूब का उपयोग कर सकते हो। यूट्यूब प्लेटफॉर्म के बारे में आप सब जानते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ गलत धारणाएं ये बनी हुई है कि यूट्यूब में हम वीडियो अपलोड करेंगे तो कोई भी एक्सेस कर पाएगा और मतलब सभी कोई देख पाएंगे। तो भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप अपने वीडियो को प्राइवेसी, अलग अलग प्राइवेसी मोड पे भी रख सकते हो। वीडियो को पब्लिश करना चाहते हैं तो आप पब्लिश मोड पे इनेबल कर दो, तो आपका वीडियो पब्लिश हो जाएगा, हर कोई देख पाएगा। आप चाहते हो कि मेरा वीडियो सिर्फ चुनिंदा लोगों जिनको मैं लिंक शेयर करूं वही देख पाए, तो वो मोड को आप सिलेक्ट करके इनेबल करके रखो। या आप चाहते हो कि मेरा वीडियो है वो यूट्यूब पे रहे लेकिन कोई ना देख पाए, सिर्फ मैं ही एक्सेस कर पाऊँ, तो उसके लिए आप प्राइवेसी मोड आप सिलेक्ट करके रख सकते हो। मतलब कि यूट्यूब अनलिमिटेड है, कोई आपको अलग स्टोरेज लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो जितनी भी लेंथ का हो अनलिमिटेड तौर पे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करता हूँ, ये रेकमेंड करता हूँ कि आपके व्यक्तिगत वीडियो कंटेंट और फोटो, विद्यालय स्तर के कोई भी प्रोग्राम के फोटोज वीडियोज़ है तो वो आप यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर दे सकते हैं। लेकिन बात ये ज़रूरी है, आपको उनको बेहतर तरीके से एडिट करना है। और कोई आपकी ओर से सजेशन है, सवाल है तो आप मुझे बता सकते हैं। जी सर बताइए। सर जैसे अपन कुछ भी जो गूगल ड्राइव पे मंगवाना पड़ता है, जैसे अपन गूगल फॉर्म भी भरवाते हैं, तो उसका अगर कोई बच्चे से वीडियो भेज रहे हैं तो गूगल ड्राइव पे सेव होती है। हाँ, ये जो बच्चे फॉर्म से हमें वीडियो भेजते हैं तो वो हमारे अकाउंट है, हमारे गूगल ड्राइव में वो सेव होगा। लेकिन हम क्या करें कि वीडियो को हमें प्रोसेस भी करना है तो वीडियो को हम डाउनलोड जरूर कर लेंगे। हम ऑफलाइन उनको लेना ही पड़ेगा उनको एडिट करने के लिए। उनको जैसे हम डाउनलोड कर लेते हैं, उनको एडिट कर लेते हैं, फिर हम चाहे तो हम अलग अलग दूसरे हमारे ड्राइव में या दूसरे मोड पर हम उनको सेव करते हैं। जी जी, वही मतलब वही दिक्कत होती है, हम लोग गूगल ड्राइव पे फिर रख नहीं सकते। जी जी। एक लिमिट हो तो जाती है कि इतने तक भरना। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बच्चों का गूगल ड्राइव से आया है तो गूगल ड्राइव में ही रखना, नहीं, वहाँ से डाउनलोड करो, प्रोसेस करो और यूट्यूब में चढ़ा दो। मैं यही करता हूँ, बच्चों का जो वीडियो आया उनको एडिट करता हूँ और यूट्यूब में मैं उनको अपलोड कर देता हूँ। क्या गूगल ड्राइव का जो स्पेस है वो खाली भी हो जाएगा, हमारा अच्छे से काम भी हो जाएगा। वो पूरा वही दिक्कत है, 15 GB में पूरा भर जाता है जी और फिर वो दिक्कत आती है। ये सर जैसे अपन ने कोई असाइनमेंट दिया, जैसे कोई हम असाइनमेंट देते हैं। सर आपकी आवाज़ कम आ रही है और बच्चों की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? हेलो हेलो, अब आइए सर। जी जी सर, थोड़ा जोर से बोलिए। सर जैसे हमने कोई असाइनमेंट दिया बच्चों को, जी जैसे हम लोग CCA में और म्यूजिक में कोई असाइनमेंट देते हो, जी। बच्चे का वीडियो बना के भेजते हैं हमें, तो वो क्या पूरा गूगल ड्राइव पे उसमें भर जाता है। लेकिन जैसे हम उसको फिर निकालना हो तो फिर एक एक करके निकालेंगे, पूरी मतलब पूरा फोल्डर वगैरह डाउनलोड हो सकता है। सर पूरा डाउनलोड भी हो सकता है, पूरा फोल्डर भी डाउनलोड हो सकता है, एक एक वीडियोस को भी आप मैन्युअली डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि एक एक वीडियो करते तो बहुत टाइम लग सकता है, वो आप जिप फाइल में पूरा फोल्डर भी डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा जिप में होगा। हाँ, इसलिए आप जब बच्चों से फॉर्म से कुछ वीडियो मंगवा रहे हो ना, तो मैं तो कहता हूँ कि लिमिटेड उनका एक 100 MB का दायरा रखो, क्योंकि इतनी बड़ी फाइल होगी तो डाउनलोड होने में भी समय लगेगा और प्रोसेस करने में भी बहुत टाइम लग सकता है। जब वीडियो मंगवाओ तो 100 MB के अंदर का होगा तो उनकी क्वालिटी भी बरकरार रहेगी और हमारा काम भी अच्छे से हो जाएगा। तो होता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स के होते हैं उनको समझ में नहीं आता। नहीं, वो हमें समझाना है सर। मैंने पहले ही बताया कि मैंने पूरा पीरियड ही लिया है, मैंने पूरा अलग अलग सेक्शन में क्लास लिया है इसी टॉपिक के ऊपर कि कैसे वीडियो बनाना है, कैसे उनको प्रोसेस करना है, कैसे फोटो लेने हैं और कैसे आपको शेयर करना है। बस ये एक काम हो जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा, फिर आप अपने तरीके से बहुत ही आसानी से आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी और कोई सवाल नहीं है तो मैं सर, प्लीज excuse रजनी me. मैम प्लीज। यस सर। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार सर। सर केवी पाटन से जादव परिमल बात कर रहा हाँ, हूँ। नमस्ते सर। ब्लाइंड पर्सन, जी म्यूजिक जी टीचर। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को प्रॉब्लम होता है कि बच्चों का अगर कोई वीडियो मंगवाना हो, ठीक है, जी जी तो वो वीडियो ज्यादा MB का होता है ना, तो व्हाट्सएप पर नहीं भेज पाते। जी अभी तो ईमेल पर भी भेजने का अगर ट्राई किया था तो वो भी नहीं आ रहा था, जी सर। तो उसके 2 टुकड़े कर उनको भेजना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? सर वो उसके लिए बेहतर तरीका यही है कि आप गूगल ड्राइव से मंगवा लो या फॉर्म से मंगवा लो।
अच्छा, गूगल ड्राइव में कितनी लिमिटेशन सर एमबी की? गूगल ड्राइव में आप अपने मतलब अनलिमिटेड है, आप 15 जीबी के अंतर्गत, मतलब आपके ड्राइव में कितना स्पेस है, कितना बचा है आपके ड्राइव में नहीं, स्पेस, ऐसा- उस हिसाब से आप अपना ऐसा नहीं वीडियो सर। अपलोड कर सकते हो। और मैं तो कहता हूँ कि अच्छा। थोड़ा कंप्रेस वीडियो करवा लो, बच्चों को आप ट्रेन करो, एक्टिव करो उस दिशा में। पेरेंट्स भी बहुत एक्टिव होते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं, ये काम सिर्फ बताने की जरूरत है और बच्चे कर लेते हैं। मतलब कि गूगल फॉर्म का भी उपयोग कर सकते हो, ड्राइव का भी उपयोग कर सकते हो आप। अच्छा, ऐसा नहीं कह सर, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि उनका जो ज्यादा एमबी हो तो कितना एमबी तक वो सामने से वो अपलोड कर सकते, क्योंकि उनको मुझे भेजना है, वो मैं तो कर दूंगा, मेरे पास तो यूट्यूब भी है सर, मगर कहने की बात है कि वो मुझे अगर ऑनलाइन तरीके से भेजना चाहे तो वो किस माध्यम से ज्यादा वो भेज सकती है? वो ड्राइव ही उनको सजेस्ट करो, ड्राइव से भेजें। वीडियो यदि 2 जीबी का भी है तो उनको कहो कि भाई चलो तुम्हें नहीं आता है उनको मतलब कंप्रेस करना या एडिट करना, तो जैसा भी वीडियो जो भी है तुम गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो। समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर आपको वो लिंक भेज देगा, एक्सेसिबल लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा 2 जीबी का ओरिजिनल क्वालिटी में। ठीक है, गूगल ड्राइव है ना सर? गूगल ड्राइव, यस। ठीक सर। Okay, और thank सर you, sir. अभी जो आप समझा रहे थे, जी। अभी सर आप यूट्यूब का जो समझा रहे थे, हाँ। इससे पहले आपने एक एप्लीकेशन की बात की थी, वो एप्लीकेशन का क्या नाम था सर? क्या नाम था सर? GoPro करके एप्लीकेशन है, बहुत सारी एप्लीकेशन, और मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ, नई नई चीजें ट्राई करता हूँ, नया नया सीखता रहता हूँ। जो हाल में मैं अभी यूज कर रहा हूँ वो चीजों को मैंने आपके सामने रखा है। बाकी मैं फ्यूचर में और एडवांस तरीके से मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं काम कर सकता हूँ। तो थैंक Thank यू you, एवरीवन। गोविंद सर, जी मैम। गोविंद सर, इनको नाम ठीक से बताइए, क्या है उसका? मैम ये एप्लीकेशन का नाम है GoPro, और इन शॉट भी था, गूगल फोटोज भी थे, और ये पूरा प्रेजेंटेशन सबको शेयर होने वाला है। तो ये जो डिटेल्स थोड़ी बहुत मिस भी हो गई होगी तो आप चिंता मत कीजिए, सबको ये प्रेजेंटेशन पूरा मिल जाएगा। वहाँ पर आपको उनकी लिंक्स मिल जाएगी, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड भी वहाँ से कर सकते हैं, उनको कैसे आपको चलाना है वो भी आप वहाँ से सीख सकते हैं। जी सर। गोविंद सर, ये OBS स्टूडियो जो है वो हम सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा कैसे, जैसे एडिटिंग में भी नहीं, एडिटिंग OBS के लिए स्टूडियो नहीं का यूज कर सकते। मैंने वो एडिटिंग के अंतर्गत इसलिए रखा है कि वो वीडियो का सेशन था, इसलिए मैंने चलो भाई इनको एडिट तो नहीं कर सकते, कम से कम उनको कैप्चर तो हम वीडियो कर सकते हैं, तो मैंने वहां पर रखा। उस पे एडिटिंग का ऑप्शन नहीं और है। सर उसका थोड़ा अगर आपको, क्योंकि मैंने ट्राई किया लेकिन OBS में मैं इतना सक्सेस नहीं हो पाया, तो सर OBS में जैसे हम कैसे उसको यूज करें, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग में मैं अपनी क्लास को लाइव स्ट्रीम करूं तो भी थोड़ा मतलब मुझे दिक्कतें आ रही थी। सर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट का समय लगेगा। आप ये प्रेजेंटेशन में देख रहे हो, अभी आप सामने प्रेजेंटेशन में लगा रहा हूँ, ये फुल स्क्रीन का प्रेजेंटेशन है। जैसे आप देख रहे हो कि ये पूरी स्क्रीन है, 2 विभागों में स्प्लिट हो गई है। एक तरफ से मेरा प्रेजेंटेशन भी चल रहा है और दूसरी तरफ मेरा प्रेजेंटेशन आप कैसे देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर कैसा दिखाई दे रहा है वो भी आप देख रहे हो, और आप में से कुछ लोग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये अलग अलग एक्सटेंशंस भी यूज कर सकते हैं। और जो OBS स्टूडियो है ये रहा आपके सामने, जो अभी फिलहाल चल रहा है उसमें मैं आपको ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो ये स्टॉप रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा और फिर से बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, जैसे स्टॉप करूंगा इनका MP4 वीडियो फॉर्मेट मेरे कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। और यहाँ पर है कौन कौन से ऑडियो लेना चाहिए, कौन कौन सा आप मतलब डिस्प्ले कैप्चर करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर है। सर ये OBS स्क्रीन रिकॉर्डर है ना? जी, वो अलग से मैं आपको बता दूंगा, जब भी जरूरत मेरा कांटेक्ट डिटेल्स आपके पास होगा तो मैं भी शेयर भी कर दूंगा, हाँ, सर। पर्सनली बात कर लेंगे सर। नंबर ले लीजिएगा, गोविंद सर, विकास सर अपना नंबर शेयर कर देंगे। जी And then you can talk to them better. Thank you, Govind sir. हाँ, थैंक यू for मैम, discussion. थैंक यू। Govind sir and Vikas sir.